हाँ जी, सभी को नमस्कार। सब लोग कई बार पूछ चुके हैं कि सर बताइए इंग्लिश प्रिपेयर कैसे करें। इंग्लिश की सबसे बड़ी समस्या है जो ख़त्म ही नहीं होती है। तो इंग्लिश में सर 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेसिकली। पहला तो आपका ग्रामर पोर्शन, दूसरा वोकैब और तीसरा रीडिंग स्किल। इन तीनों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीडिंग स्किल से, उसके बाद आएंगे वोकैब पे, फिर आएंगे ग्रामर पे। और ये तीनों अगर आप समझ लेंगे तो ये यकीन मानिए आपको इसके बाद इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त ये है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आज तक मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन इस वीडियो में बोल रहा हूँ आपको। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है और कब किसकी ज़रूरत होगी आपको। समझ में आई बात? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपके जीवन में भी कुछ चीज़ें वही चलती हैं, जैसे रीडिंग स्किल की बात करते हैं। रीडिंग स्किल में क्या होता है कि आपने कुछ पढ़ा, आपने पढ़ा पहले, सबसे पहले पढ़ने के बाद कॉम्प्रीहेंड किया, यानी समझा उसको। सबसे पहले तो हमारे पास कोई पैसेज मान लीजिए आया, ठीक है। जिंदगी में हम जब छोटे थे तो अनसीन पैसेज सॉल्व करते थे, बड़े हो गए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने लगे। उसके बाद और थोड़ा मैनेजरियल एग्जाम्स में चले गए तो हमें मिल गया कि बताइए सर इस पैसेज का टोन क्या है, इस पैसेज का टॉपिक क्या हो सकता है, इसका टाइटल क्या हो सकता है, इसमें क्या बात करी जा रही है, अलग अलग चीज़ें। यानी लेवल वही है, लेवल वही है कि पैसेज मिलेगा, लेकिन हर जगह लेवल बढ़ता चला जा रहा है। आप सबसे पहले अनसीन पैसेज सॉल्व करते थे कि क्वेश्चन आंसर देख लिया, लग गया। उसके बाद आप आ गए तो थोड़ा सा एनालिसिस में आप आ गए। एनालिसिस में आने का मतलब क्या हो गया? एनालिसिस में सबसे पहले तो कॉम्प्रीहेंड करना समझ में आ गया कि सबसे पहले समझ में आएगा तब तो एनालिसिस कर पाएंगे किसी चीज़ का। मैं कहता हूँ कि 1+2 जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। अगर आप ये जानते हो कि बताइए सर अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, अगर आप पॉलिनोमियल में पढ़े हों कैसे होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। ये कैसे होता है? जब समझ में आएगा तब तो हम इसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि रीडिंग स्किल सबसे बड़ी समस्या आती है। सर पढ़ तो लिए, कॉम्प्रीहेंड कर लिए, चलिए वो भी हो गया। उसके बाद आता है कि सर इसका एनालिसिस हमने किया। ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती है, यह है ज़िंदगी। ज़िंदगी को आपने समझा, उसके बाद इसका एनालिसिस किया, उसके बाद सिलेक्शन किया। सिलेक्शन के बाद क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इररिलेवेंट को बाहर किया, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को लिया, उसको ज़िंदगी में अप्लाई किया और डिजायर्ड रिजल्ट आया। रीडिंग स्किल में भी यही कहानी है कि आपने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद समझा, समझे के बाद उसका एनालिसिस किया डाटा का। उसके बाद एनालिसिस के बाद होता है सिलेक्शन ऑफ डाटा। सिलेक्शन ऑफ डाटा के बाद रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और रेलेवेंट से हम अप्लाई कर लेते हैं और डिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है। ये है पूरी कहानी सर किसकी? रीडिंग स्किल की। लेकिन समस्या ये है कि सर बताइए रीडिंग तो समझ में आ रही है, रीडिंग में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो सर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे समझ में आना शुरू होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास पैसेज है, इस पैसेज में ये एक पैसेज है, इस पैसेज में सर इधर के 20-30 वर्ड समझ में आ गए। उसके बाद सर ये समझ में ही नहीं आए। तो 2 चीज़ें आती हैं। पहला तो डिलेड अंडरस्टैंडिंग। देखिए अंडरस्टैंडिंग भी 2 टाइप का होता है, एक होता है डिलेड अंडरस्टैंडिंग और दूसरा होता है हैंडीकैप्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। डिलेड अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? एक पढ़ा, कुछ चीज़ें समझ में आई और कुछ चीज़ें समझ में आई और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। फिर उसको गए हम दोबारा पढ़े तो फिर वही 70% कुछ क्लैरिटी मिला। फिर गए तीसरी बार पढ़े, फिर हमें थोड़ा 90% क्लैरिटी मिला। फिर गए चौथी बार पढ़े और उसके बाद थोड़ा 100% के नियर अबाउट क्लैरिटी आई। समझ में आई बात? यानी आपको उसी टॉपिक को पढ़ने के लिए कितनी बार लगा? 4 बार लगा। लेकिन आपके एग्जाम में बेसिकली एक ही बार पढ़ने का समय मिलता है, और उतनी बार आप कैसे पढ़ेंगे? डिलेड अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी तो आप कैसे काम करोगे? ठीक है। इसके बाद आता है सर हैंडीकैप्ड अंडरस्टैंडिंग, जिसको मैं बोलता हूं। आपको ये सब कहीं मिलेगा नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। हैंडीकैप्ड अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये है आपका पैसेज, इस पैसेज में हमें ऊपर के 2-3 लाइन समझ में आई, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आई। इसी 2-3 लाइन के बेसिस पे हमने जो लास्ट वाली चीज़ें थी उसका भी हमने क्या कर दिया? कंक्लूजन निकाल दिया। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक पैसेज था, इस पैसेज में ABCD ये वाली लाइन समझ में आ गई, उसके बाद से कोई लाइन हमको समझ में नहीं आई। हमने इसी के बेसिस पे इधर वाले क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिए। इसको बोला जाता है हैंडीकैप्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी विकलांग अंडरस्टैंडिंग। कुछ समझ में आया, उसी के बेसिस पे लास्ट वाले भी कुछ चीज़ें हमने सॉल्व कर दी। इसी को बोला जाता है क्या?
हैंडीकैप्ड अंडरस्टैंडिंग, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो दो टाइप की अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके बाद सर रीडिंग कैसे करें, रीडिंग में क्या क्या करना होता है। रीडिंग देखिए, कभी भी रीडिंग करिए तो दो चीज़ों पे ध्यान देना होता है। पहला इक्लेक्टिक रीडिंग होना चाहिए, दूसरा एक्सटेंसिव रीडिंग होना चाहिए, ठीक है। डबल ई, ठीक है, डबल ई आर, ठीक है। आप एस ई आर आर ई आर पढ़ते थे बायो में, डबल ई आर भी याद रखिएगा, यानी इक्लेक्टिक एक्सटेंसिव रीडिंग। समझ में आ रही बात। तो इसमें कैसे होगा सर, सबसे पहले तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है ज़्यादा, खूब, यानी मैक्सिमम, ठीक है। और इक्लेक्टिक का मतलब हो गया है डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड एरिया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने रीडिंग करी है नॉन फिक्शन की, आपने रीडिंग करी है फिक्शन की, तो ऐसा नहीं है कि केवल नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि केवल फिक्शन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कहीं मान लीजिए आपको मिल जाए जार्गन, जार्गन वाली चीज़ें समझ में नहीं आती हैं सर। जार्गन क्या होता है? जार्गन वो होता है, जैसे मान लीजिए अभी कोई ऐसा पैसेज आया है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसमें आ गया सर करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इसके अलावा इन्फ्लेशन क्या होता है। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इस पैसेज में आप कितना इंटरेस्ट लेंगे? इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। तो दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो रीडिंग इक्लेक्टिक होना चाहिए और दूसरा एक्सटेंसिव होना चाहिए, यानी ज़्यादा पढ़िए और हर डाइवर्सिफाइड एरिया से पढ़िए। समझ में आ रही बात। इसके बाद क्या होता है, रीडिंग जब आपकी अच्छी होने लगती है उसके बाद आप अंडरस्टैंड अच्छे से करने लगते हैं। अब जब समझ में आने लगता है तो रिटेंशन की सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर रिटेंशन नहीं होता है। पढ़ लिए दिमाग क्या कर दिया। देखो मान लीजिए ये पूरा पैसेज था, इस पैसेज को हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है सर। पैसेज पढ़ लिया, 2-3 बार 4 बार पढ़ लिया, समझ में आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि सर पढ़ तो लिए, लेकिन पूछा जाए सर बताइए इसमें क्या पढ़ा, क्या समझ में आया, तो आप एक लाइन में शायद जवाब दे देंगे, 1 लाइन में, या फिर आप 1 वर्ड में जवाब दे देंगे, सर ये चीज़ें इसमें थी। अगर इसमें 10-12 पैराग्राफ थे सर, अगर केवल 1 वर्ड में जवाब देना होता तो 12 पैराग्राफ लिखने की क्या जरूरत थी? इंक वेस्ट करने का किसी का तो मन नहीं होता है। समझ में आई बात। तो आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर वो कहानी कैसे है? रिटेंशन पावर है ही नहीं, रिटेंशन है ही नहीं सर। रिटेंशन बढ़ेगी कैसे? रिटेंशन बढ़ाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। रिटेंशन पावर जब अच्छी होती है तो आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उतना अच्छा रिटेंशन होता है। मैं इसको अगर कहूं कि अंडरस्टैंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटेंशन, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ती है रिटेंशन वैसे वैसे बढ़ता है, और रिटेंशन जैसे जैसे बढ़ता है अंडरस्टैंडिंग वैसे वैसे बढ़ती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे रीडिंग आपकी अच्छी होने लगी वैसे वैसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उतना अच्छा रिटेंशन होता है। आप देखते नहीं है, आपने कोई मूवी देखा है 12-13 साल 10 साल 20 साल पहले देखा है, लेकिन अभी तक वो याद है, या अभी हम कोई मूवी देखते हैं वो हमेशा के लिए याद रहती है, लेकिन अभी कुछ पढ़ के आते हैं वो हमेशा के लिए याद नहीं रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हुई है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती तो रिटेंशन अच्छा होता, और जैसे जैसे रीडिंग अच्छी होती है अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो दिस विल लीड टू रिटेंशन, और रिटेंशन जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा इंटरेस्ट आता है, और जितना अच्छा इंटरेस्ट आता है उतनी ज़्यादा रीडिंग करते हैं, और जितना ज़्यादा रीडिंग करते हैं उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। इसको बोला जाता है फीडबैक साइकिल या फीडबैक लूप साइकिल, और ये होता है सर पॉजिटिव फीडबैक लूप साइकिल। समझ में आ रही बात? ये विशियस साइकिल नहीं है। समझ में आ रही है? रीडिंग कैसे अच्छी होगी? इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कब आएगा? जब अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब आप रीड करिए, अंडरस्टैंडिंग होगी, रिटेंशन अच्छा होगा, इंटरेस्ट आएगा, फिर रीड करिए, ज़्यादा करेंगे, ऐसे ये चीज़ साइकिल चलती रहती है। अब जैसे मान लीजिए 2 वर्ड आपके सामने हैं, आई फेल्ड इन दैट अटेम्प्ट और आई डिडंट सक्सीड इन दैट अटेम्प्ट। इसका क्या मतलब है? आपने बोला कि मैं इस अटेम्प्ट में फेल हो गया, और आपने इधर बोला कि मैं सफल नहीं हो पाया इस अटेम्प्ट में। इसका क्या मतलब है? यहाँ आपने पूरी तरह क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया कि सर अब हमसे होगा नहीं क्योंकि मैं फेल हो गया, और इधर बोला कि मैं सफल नहीं हो पाया, लगता है कि कुछ अंदर का अभी आग बाकी है करने के लिए। वो बाबर की कहानी याद आती है। बाबरनामा में बाबर क्या लिखता है? बाबर लिखता है कि क्या हुआ अगर मैदान हार गए, क्या हुआ अगर मैदान हार गए। वो अदम्य इच्छा शक्ति और साहस जो किसी के सामने ना सिजदा करने को तैयार है और ना हारने को तैयार है। समझ में आ रही बात? कुछ तो आग है उसके पास। हर जगह पूरा अफगान हार गया, काबुल हार गया, पाकिस्तान हार गया, उसके बाद आता है और इंडिया में मुगल साम्राज्य खड़ा कर देता है, इतना बड़ा सुल्तान बन जाता है। तो वो कहानी होनी चाहिए। देखिए पॉसिबिलिटीज हमेशा होती हैं,
पेन, प्लेजर एंड पॉसिबिलिटी, ये तीनों हमेशा एक साथ चलते हैं। ये ट्रिपल पी का रूल याद रखिएगा, समझ में आ रही बात। और इसमें मेरे दो रूल हैं, एक होता है ट्रिपल सी और एक है ट्रिपल पी। ट्रिपल सी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दूसरा उसकी क्लैरिटी होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए सर बताइए, तीसरा कंसोलिडेशन होना चाहिए। ऐसे ही ट्रिपल पी का मतलब हो गया आपका पास पेन, दूसरा हो गया प्लेजर और तीसरा हो गया पॉसिबिलिटी। तो ये छह चीज़ें एक साथ रहती हैं, इसको आप ध्यान से समझ के रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के यहाँ कहने का मतलब ये था कि आपके पास एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड और आपका एट्रीब्यूट तीनों चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी रीडिंग की। रीडिंग कैसे होगी, रीडिंग के लिए आपको डेली 40 मिनट नहीं तो 30 मिनट, या फिर अगर आप बहुत अच्छा इंग्लिश में करना चाहते हैं, देखिए इंग्लिश केवल एग्जाम पास करने का सवाल नहीं है कि आपने एग्जाम किसी तरह पास कर लिया, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर ले आए, उसके बाद आपको एसएसबी जाना है, उसके आगे जीवन में भी कुछ अच्छी बात करनी है, जीवन में अच्छा काम करना है, उसके बाद आप जाएंगे कहीं पोस्टिंग होगी आपकी, आपको बोल दिया गया सर बताइए 4 पेज लिखा हुआ समझ के बताइए फटाफट आगे क्या होने वाला है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, आप 10 बार उसको पढ़े ही जा रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ये चीज आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली है। तो आप केवल एग्जाम के लिए मत पढ़िए, उसके लिए पढ़िए कि जो जीवन में हमेशा काम आ रहा है। समझ में आ रही बात। जहां फायदे की बात है, फायदा खुद देखिए, इसीलिए बोला जाता है बी रेशनल। मैं बार ये कहता हूं कि रेशनैलिटी इज गॉड एंड गॉड इज रेशनल। सिंपल, गॉड मतलब रेशनल, और रेशनल थिंकिंग आपकी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आपको कोई आता है और कहता है कि सर बताइए इसको कर लीजिए, यहां से आपको 60-70 नंबर आ जाएंगे, आप करके चले गए, ठीक है, एग्जाम तो पास कर लिए, एसएसबी भी मान लीजिए बाई चांस हो गया, उसके बाद आपका जीवन कैसा है, फिर वही जीवन है, आधा अधूरा चल रहा है, नीरस जीवन, तो उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात। तो ऐसा करिए कि जीवन में हमेशा वो चीज काम आए, तो ये चीज हमेशा होना चाहिए आपके पास। तो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो ब्रह्मास्त्र है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले अच्छा रीडिंग करने आते हैं तो सबसे बड़ी क्या आता है, सबसे बड़ा चैलेंज आता है अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है सर वोकैब नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले वोकैब पे बात करते हैं, ठीक है। आइए वोकैब पे बात करते हैं। वोकैब में क्या है, एक वर्ड है, उसके 2-3-4 मीनिंग होते हैं। मैं बार क्या बोलता हूं, कभी भी दो वर्ड जो होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं। और आपने क्या किया आज तक, आपने एक वर्ड देखा, इसका सिनोनिम हो गया सर ये, इसका एंटोनिम हो गया ये, अब ये सिनोनिम भी आप एक साथ यूज कर ले रहे हैं। समझ में आ रही बात। अब मैं जैसे मान लीजिए एक शब्द बोलता हूं आपको, एक शब्द हमारे पास है कि सर बताइए लोकेसियस मतलब क्या होता है, लोकेसियस, ठीक है। एक शब्द होता है सर बताइए आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है। अब इन दोनों का मतलब होता है जो ज़्यादा बोलता है। अब लोकेसियस कौन सा बात बोलता है, आर्टिकुलेट कौन सा बात बोलता है, ये आपको कैसे समझ में आएगा। अब जैसे यहीं आपके सामने एक शब्द है रैविश, बोला जाता है व्हाट रैविश पर्सनालिटी, रैविशिंग पर्सनालिटी, ठीक है। रैविशिंग पर्सनालिटी ऑफ क्या कहे, उनका एक मूवी में आया था ना ये वर्ड, रैविशिंग पर्सनालिटी ऑफ रवीना टंडन। तो इसका क्या मतलब, रैविशिंग पर्सनालिटी का मतलब होता है कन्वीवियल पर्सनालिटी। अब यहीं देखिए दो वर्ड समझ में आना चाहिए, एक आता है आपके पास कन्वीवियल और दूसरा आता है आपके पास वाइवेसियस। एक है कन्वीवियल और दूसरा है वाइवेसियस। अब ये दोनों कहाँ किसके लिए यूज करते हैं, कन्वीवियल पर्सनालिटी, वाइवेसियस पर्सनालिटी। अब किसी एक के लिए यूज करते हैं सर वो मेल हो सकता है, एक के लिए फीमेल या नेचर के लिए यूज कर सकते हैं। कन्वीवियल और वाइवेसियस आपको समझ में नहीं आ रहा। वाइवा से बना है, वाइवा मतलब होता है क्या, फुल ऑफ लाइफ। यहीं से आता है सर वाइवा ला मतलब क्या होता है कि लंबा जियो। यहीं से आता है वाइवेलिटी, यहीं से आता है विविड डिस्क्रिप्शन। समझ में आ रही बात। तो वो ध्यान रखिएगा। अब कन्वीवियल के लिए अलग, कन्वीवियल का यूज अलग है, वाइवेशियस का यूज अलग है। मासूम बच्चे क्या करते हैं, सिनोनिम रट लिए। अब कन्वीवियल किसी और को बता रहे हैं, वाइवेशियस किसी और को बता रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कन्वीवियल और वाइवेशियस में क्या अंतर होता है। इसके अलावा रेविश का और क्या मतलब होता है, एक तो हो गया रेविशिंग पर्सनालिटी जो कन्वीवियल है, वाइवेशियस है, फुल ऑफ लाइफ है, ठीक है। एक और होता है रेविशिंग। रेविश का मतलब होता है अनड्यू फोर्स से कोई जबरदस्ती काम कराना, अनड्यू फोर्स, ठीक है। अनड्यू फोर्स मतलब जैसे बलात्कार और सेक्सुअल असॉल्ट के लिए यूज किया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए भी यूज किया जाता है क्या, रेविशिंग, ASSAULT, ठीक है।
बलात्कार या जो जबरदस्ती किया जाता है अनड्यू फोर्स से, उसको भी रैविश कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब यही मैं आपको पूछ रहा हूं कि व्हाट डिड यू अल्यूड फ्रॉम द पैसेज। अब अल्यूड का मतलब क्या होता है आपको समझ में नहीं आ रहा। यही दो वर्ड होता है, इल्यूड होता है। इल्यूड और अल्यूड में क्या अंतर होता है सर? इल्यूड का मतलब होता है भ्रमित कर देना किसी को, मान लीजिए कोई इल्यूड कर दिया, इल्यूजन यहीं से आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अल्यूड का मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू अल्यूड फ्रॉम द पैसेज, यानी आपने अल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। क्या होता है सर? इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। कॉपी पेन थोड़ा लेके बैठिएगा और समझिएगा जिंदगी की सच बात क्या है और इसको समझना क्यों जरूरी है, ठीक है। यानी इस पैसेज से आपने क्या सीखा? व्हाट डिड यू अल्यूड फ्रॉम द पैसेज, यानी आपने इसका क्रक्स क्या निकाला, आपने क्या इनडायरेक्ट रेफरेंस लिया। मेरे इस सेशन का आपको अल्यूड क्या है, समझ में आ रही बात? आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या करना है आपको, ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब ये प्रॉब्लम आती है वोकैब में। इसके अलावा कुछ चीजें और समझ लेते हैं, जैसे अक्यूट, एक्विट। एक्विट मतलब क्या होता है? एक्विट मतलब होता है, आपको ये पता है कि सर आरोप मुक्त करना, दोष मुक्त करना, यही होता है, ठीक है। अब यही एक शब्द आता है न्यूज़पेपर में कि यू अक्विटेड योरसेल्फ फैंटास्टिकली वेल इन द अनप्रेसिडेंटेड टाइम ऑफ कोविड। अब यहाँ अक्विट मतलब क्या आ गया? अब इसका मतलब अलग है। अब समझ में नहीं आता, मासूम बच्चा क्या बोलेगा? दोष मुक्त हो गया अपने आप से, फैंटास्टिकली वेल इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम ऑफ कोविड। इसका क्या मतलब आ गया? इसका मतलब यह है कि बोल रहा है कि अक्विट मतलब योर कंडक्ट एज एन ऑफिसर। अगर आप ऑफिसर हैं, कंडक्ट एज एन ऑफिसर, और ऑफिसर हैं उस अनप्रेसिडेंटेड टाइम में आपने कैसे हर चीज को संभाला, उसको अक्विट बोला जाता है। यू एक्विट योर सेल्फ फैंटास्टिकली वेल। अच्छा, अब यही एक वर्ड आता है, मैं एक वर्ड आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे एक वर्ड है पोर, ठीक है। पोर मतलब क्या होता है? वही छोटे छोटे टाइनी पोर्स जो आपके बॉडीज पे होते हैं, छिद्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर एक सेंटेंस आपको लिख के दूं, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं आई एम एब्सोल्युटली, ध्यान से समझिएगा, एब्सोल्युटली पोर्ड इन दिस डिस्कशन। इसका क्या मतलब है सर, थोड़ा बताइएगा। आई एम एब्सोल्युटली पोर्ड, मैं एकदम पोर हो गया इन दिस डिस्कशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं इस डिस्कशन में पूरी तरह से एकदम क्या हो गया, समा गया, इसी में व्यस्त हो गया। आप मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है, उसको बोला जाता है पोर। अब देखिए पोर का ही दो मीनिंग हो गया, समझ में आ रही बात? कभी भी दो वर्ड सेम नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं। जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा वर्ड की यूसेज को समझेंगे। इस बार भी सवाल वर्ड की यूसेज पे ही आए थे एग्जाम का रिक्वायरमेंट ही यही है कि समझ में आनी चाहिए। आपको जब तक कॉम्प्रीहेंशन नहीं आ रहा है तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कोवेनेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपसे, ठीक है। अब कोवेनेंट का भी मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये क्या होता है? ये साइंड होता है, ठीक है। पेपर वर्क हो गया, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को कोवेनेंट बोला जाता है। और ऐसे मान लो मैंने बोल दिया कि आज से हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम इंग्लिश डेली पढ़ेंगे, तो हमने कोई साइन नहीं किया। और कोवेनेंट में क्या होता है? हमने साइन कर लिया। समझ में आई बात? तो अब देखिए दो ही वर्ड हैं। अब सिनोनिम एंटोनिम याद करेंगे तो अलग बात है वो, लेकिन वर्ड के यूसेज आप समझेंगे तो अलग चीजें समझ में आती हैं। अब देखिए ज्यादा बोलने वालों के लिए ही बहुत सारे शब्द आते हैं। अब बताइए, लोकेसियस भी आता है, बनाल भी आता है, वोसिफेरस भी आता है, इलोक्वेंट भी आता है, आर्टिकुलेट भी आता है, वॉल्यूबल भी आता है। और कम बोलने वालों के लिए 3 शब्द आते हैं। अब मासूम क्या करेगा कि चलो ठीक है सिनोनिम रट लिया। अब समझ में आती है बात। रेटिसेंट मतलब क्या होता है? लैकोनिक मतलब क्या होता है? लैकोनिक का मतलब होता है कि जो कम शब्दों में ज्यादा बात कह जाए, ठीक है। गागर में सागर को भर जाए, उसको लैकोनिक बोलते हैं। और रेटिसेंट क्या होता है? रेटिसेंट मतलब होता है जो हर चीज़ों पे डिस्कशन तो बहुत अच्छा करता है, हर बात अच्छी करता है, जब बात उसके पर्सनल की आ जाती है तो वो एकदम चुप हो जाता है, अपनी पर्सनल फीलिंग किसी को नहीं बता पाता है, उसको रेटिसेंट बोला जाता है। अब टेसिटर्न क्या होता है? थोड़ा आप भी कोशिश करिए, खोजिए। अब यहाँ मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि लोकेसियस मतलब होता है जो बहुत बात करता है, जो ज़्यादा बोलता है, अनटॉकेटिव, ट्रिवियल टॉकिंग करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है लोकेसियस। बनाल का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा बोलता है, बोरिंग चीज़ें, ऑर्डिनरी चीज़ें, वही चीज़ें जो बार बार हर जगह बोली जाती है कि सर बहुत अच्छा करना है, सर इंग्लिश अच्छी करनी है, सर आपको डेली 10 वर्ड लिखने हैं, महीने में हो जाएंगे 300 वर्ड और साल के 1 साल में हो जाएंगे 3600 वर्ड। तो वो बनाल टॉकिंग है वो चीज़, ठीक है। यानी ऑर्डिनरी टॉकिंग हो गया, बोरिंग टॉकिंग हो गया। वोसिफेरस का मतलब क्या होता है सर? वोसिफेरस का मतलब होता है जो
एक ही चीज को बार बार लाउडली एक्सप्रेस करता हो, सर हम हमसे पढ़ लीजिए, एकदम आप अच्छे हो जाएंगे, हमसे पढ़ेंगे आप क्लियर कर लेंगे, हम जो कह रहे हैं वही सही है, तो दिस इज कॉल्ड वोसिफेरस। इलोक्वेंट क्या होता है, यहीं से आता है सर। ग्रुप ऑफ लॉयर को क्या बोला जाता है, एक चीज बताइएगा सर, ग्रुप ऑफ लॉयर, ग्रुप ऑफ लॉयर को क्या बोला जाता है सर, तो ग्रुप ऑफ लॉयर को बोला जाता है इलोक्वेंस। ठीक है, क्यों इलोक्वेंस बोला जाता है, उनको बोला जाता है एडवोकेट, अधिवक्ता। अधिवक्ता मतलब अधिकृत वक्ता, यानी ऐसा वक्ता जो अधिकृत है, जो ऑफिशियल है, जो सर्टिफाइड है, उसको बोला जाता है अधिवक्ता। इलोक्वेंस, इलोक्वेंट मतलब क्या होता है, इलोक्वेंट का मतलब होता है जो अपनी बात अच्छे से किसी को समझा जाए, उसको बोला जाता है इलोक्वेंट स्पीकर। ठीक है, कन्विंसिंग स्पीकर होता है, और इसीलिए ग्रुप ऑफ लॉयर को क्या बोला जाता है, इलोक्वेंस बोला जाता है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, जो अपने एक्सप्रेशन को, अपने थॉट को सिंपल भाषा में समझा जाए। जैसे मैं अगर बोलना चाहता हूं, सर ये बताइए, ये है आदमी ए, इस आदमी के बारे में पहले कुछ समझा दूं, इस आदमी के बारे में कुछ बता दूं। देखो, कोई भी टॉपिक जो आसानी से समझा जाए उसको बोला जाता है आर्टिकुलेट। और वॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूबल यहां से बना है VOL, वॉल। वॉल मतलब क्या होता है, वॉल का मतलब होता है जैसे इवॉल्व। इवॉल्व मतलब क्या हो गया, इनवॉल्व मतलब अंदर जाना, इवॉल्व मतलब बाहर आना, यहीं से वॉल्यूबल बना है। वॉल्यूबल का मतलब जिसका टंग एफर्टलेसली रोल करता है, समझ में आई बात, यहीं से बना है सर रिवॉल्वर, रिवॉल्वर। ठीक है, वॉल्यूबल का मतलब हो गया स्पीकिंग अलॉट विद अ कॉन्फिडेंस। ठीक है, जो अपने कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा बोलता है और समझाता है किसी को, उसको वॉल्यूबल बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये है पूरी कहानी वोकैब की। तो वोकैब आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होती है, और जब रीडिंग अच्छी नहीं होती है तो ग्रामर का क्या अच्छा होगा। ठीक है, तो ये दो चीज मैंने बताया। इसके बाद अभी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, आइए अब जैसे मान लीजिए एक शब्द मैं बोलता हूं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड तो आपके सबको पता होगा। अब बोला जाए सर बताइए एंड्रॉयड का एंटोनिम क्या होगा, तो आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका एंटोनिम होता है गायनॉइड। क्यों, एंड्रॉयड, एंड्रॉ मतलब मैन के लिए यूज किया जाता है, गायनी मतलब वुमेन के लिए। एंड्रॉयड का मतलब जो मैन लाइक होता है। ठीक है, यानी एंड्रॉयड का मतलब अब समझ में आना चाहिए सर, मैन लाइक मतलब क्या, स्ट्रांग। समझ में आ रही बात। तो वैसे वुमेन भी स्ट्रांग होती हैं, लेकिन अब पैट्रियार्कल सोसाइटी थे तो ये चीजें चल गई। एंड्रॉयड का मतलब आज तक आपको नहीं पता चला था। एक चीज ध्यान रखिए कि विद्या वही है जो मुक्त करती है। विद्या वही है कि एक बार पढ़ लिया उसके बाद दूसरे की जरूरत नहीं है, फिर हम खुद कर लेंगे। समझ में आ रही बात। तो एंड्रॉयड गायनाइड को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ग्रामर पे, थोड़ा सा ग्रामर पे भी नजर डालते हैं। अब ग्रामर में मासूम क्या करता है, वही चीज कि चलो एक वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है वर्ब हो गया, ये हो सकता है नाउन हो जाए या हो सकता है प्रीपोजिशन हो जाए। आइए कुछ चीजों पे ध्यान देते हैं पहले। अब यहाँ वर्क, वर्क हम जानते हैं क्या वर्ब होता है, वर्क इज वर्शिप। अब यहाँ वर्क क्या है, नाउन। और यहाँ आई वर्क एवरीडे, ये हो गया वर्ब। अब देख रहे हैं एक ही वर्ड दो जगह आ रहा है। अब देखिए नो और नॉट में समझ में नहीं आता सर, नो क्या है नॉट क्या है। आइए, आई हैव नो आइडिया, आइडिया नाउन है, इसके पहले ये क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है ये भी आप बताइएगा। यही है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई हैव नो आइडिया। इन दोनों का मतलब तो सेम है, कहने का तरीका अलग है। डोंट, डी, डू नॉट, डू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इन दोनों के बीच सैंडविच कौन है, नॉट। ये नॉट क्या होता है, इसको बोला जाता है सर एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ नो क्या है, ये है सर एडजेक्टिव, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सर एनी आइडिया, अभी तो आपको पता है सर आइडिया नाउन है, लेकिन अगर कल को एग्जाम में आ जाए सर एनी आइडिया क्या है, अब आप फंस जाएंगे। आप बोलेंगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं था, उसके बाद फिर चलेंगे आप पढ़ने दोबारा, तो फिर वो हाई लेवल चीज़ें और ये सब चीज़ें, भाई ये भी पढ़ लीजिए साथ में। एनी आइडिया मतलब क्या, एनी आइडिया मतलब क्या। अब आइडिया तो समझ में आता है सर नाउन है, अब एनी आइडिया पूछ ले कि क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, एनी जो है वो एडजेक्टिव है, तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है सर, नाउन फ्रेज बनता है। इसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। अब फ्रेज, क्लॉज और ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं, केवल आपने तो यही पढ़ा है सर ये नाउन होता है, ये एडवर्ब होता है, ये प्रीपोजिशन होता है। अगर मैं बोल दूं कि नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज अ वर्ब, अब समझ में ही नहीं आता इसका क्या मतलब है। नथिंग इज नाउन एवरीथिंग, कैसी वाहियात बात कर रहे हैं सर आप। नथिंग इज नाउन, नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज वर्ब, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है नाउन और वर्ब, यहाँ दो चीज समझने की जरूरत है, नाउन और वर्ब। नाउन क्या होता है, जो एक जगह
रुका होता है, जो परमानेंट होता है। वर्ब क्या होता है? चलता रहता है। वर्ब जो होता है एक्शन होता है। नाउन क्या होता है सर? नाउन एक्टिविटी होता है और वर्ब एक्शन होता है। इन दोनों में समझिएगा बात, यानी कोई भी चीज़ नाउन नहीं है, एवरीथिंग इज अ वर्ब, हर चीज़ चलती है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। ठीक है, नथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज वर्ब। तो समझ में नहीं आता है कि भाई बेसिक चीज़ें पढ़े तो है लेकिन आता कुछ भी नहीं है। आगे आइए, वॉक। आपको कह दिया गया आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। यहाँ वॉक क्या है? नाउन। आई वॉक एवरी डे, यहाँ क्या है? वॉक, वर्ब। तो समझ में आना चाहिए वर्ब और नाउन में क्या अंतर होता है। वर्ब जो होता है एक्शन होता है और नाउन क्या होता है? एक्टिविटी होता है। इसको ध्यान रखिएगा। नथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज वर्ब। अब देखिए, इन मतलब हो गया प्रीपोजिशन, याद कर लिया आपने। यहाँ बोल दिया गया कम इन और ये बोल दिया गया यू आर सिटिंग इन योर रूम। अब यहाँ बताइए सर, इसमें इन क्या है? इसमें इन क्या? आपके पास 10 सेकंड का टाइम, बताइए, सोच के बताइए इन क्या है, बताइए। अब यहाँ इन क्या है सर? यहाँ इन आपका प्रीपोजिशन है। यहाँ इन क्या है सर? ये है एडवर्ब। और कैसा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हर चीज आना चाहिए। एडवर्ब कौन सा है? प्लेस की। कम इन, कहाँ आओ? अंदर आओ। यू आर सिटिंग इन द रूम, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। समझ में आ रही बात? अब जैसे मान लीजिए बोला जाए कि सर बताइए विच, व्हाई, ऐसा कुछ भी आ जाए तो वो क्या होता है? वो होता है प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब आइए आपको दिखाता हूं मैं। जैसे कह दिया गया विच नॉवेल डू यू लाइक द मोस्ट, विच क्लास डू यू रीड, व्हाट इज योर एज, ऐसा कुछ भी बोला जाता है ना। विच इज योर फेवरेट नॉवेल। अब यहाँ विच अलग है, यहाँ विच अलग है। यहाँ विच क्या है? यहाँ विच है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये नाउन, ये क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये विच नॉवेल, नॉवेल क्या है? नाउन। और इसको क्या बोला जाता है? नाउन फ्रेज। और ये विच क्या होगा बताओ? ये विच क्या होगा? ये विच होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ध्यान से समझिएगा, ये विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये विच क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए पूछा गया सी अपीयर्स क्वाइट हैप्पी। अब ये क्वाइट हैप्पी बता दीजिए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब आप तो आज तक पढ़े ही नहीं है। हैप्पी जानते हैं कि सर हैप्पी नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्वाइट अलग होता है, एडजेक्टिव होता है। अब बोल दिया गया सर इसको बता दीजिए। अब ये पढ़ा ही नहीं है, फिर अगली बार पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये नाउन फ्रेज होता है, अगर एक बार पढ़ लेते तो आपको क्लियर हो जाता है। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, इन दोनों में क्या अंतर है बताएंगे? दिस, ये दिस क्या है? ये दिस है सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये दिस क्या है सर? ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात? और ये दिस बुक, अगर पूछा जाए दिस बुक क्या है तो ये हो गया सर नाउन फ्रेज। समझ में आ रही बात? अब यहां बताइए माई और माइन में क्या अंतर है। यहां माई क्या है? यहां माई है आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन के पहले आया। दिस बुक इज माइन, इसका क्या मतलब है? ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, दिस बुक इज माइन का मतलब दिस बुक इज माई बुक, दिस बुक इज माई बुक। चलिए यही मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मान लो मैं अगर बोलूं आपसे कि पहला सेंटेंस ये है, योर्स इज अ इंटरेस्टिंग अप्रोच, इंटरेस्टिंग अप्रोच। ठीक है, ये बताइए सही है कि गलत। दूसरा आपसे बोल दूं कि आवर्स इज अ न्यू इनिशिएटिव। अब आज तक आप पढ़े ही नहीं है सर, ऐसा कैसे कुछ भी हो सकता है? तो ये क्या बोल रहा है? ये योर्स क्या कह रहा है? योर्स कह रहा है कि योर अप्रोच, योर अप्रोच, ये दोनों सही है। आवर्स मतलब आवर इनिशिएटिव। जैसे मैं बोल दूं कि सर माइन वॉज अ डिफरेंट टेक ऑन दिस इशू, ऑन दिस इशू। इसका क्या मतलब? डिफरेंट टेक का मतलब मैं अलग रखता हूं अपना जो थॉट प्रोसेस। अब ये माइन क्या है? ये माइन क्या है बताओ? अब ये सब चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो आप कितना अच्छा ग्रामर कर पाओगे? यही कहानी है, नहीं होती है फिर चीज़ें। अगर मैं बोल देता हूँ आई अप्रिशिएट योर डीप नॉलेज, अब बोल दो ये डीप नॉलेज क्या है? ये डीप नॉलेज जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अब समझ में नहीं आता सर ये है क्या? बोल दिया गया और दीज टू कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी क्या है? ये बताओ एडजेक्टिव फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। अब ये सब समझ में ना आए तो फिर दिक्कत तो आएंगी ही आएंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ग्रामर का भी पोर्शन, अब रीडिंग क्यों नहीं अच्छी होती है? रीडिंग अच्छी इसलिए नहीं होती है कि ग्रामर नहीं आता है। ग्रामर नहीं आता है
वर्ब सॉरी इसको क्या कहते हैं, वोकैब भी नहीं आता है। अब ये दोनों नहीं आएगा तो रीडिंग कितनी अच्छी होगी आप खुद ही सोच लीजिए। तो सबसे पहले तो ग्रामर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो मिट्टी भुरभुरी रहे कम से कम ग्रामर की। उसके अलावा वोकैब भी समझ में आनी चाहिए, वोकैब का यूसेज क्या है। उसके अलावा इन दोनों के बाद रीडिंग अच्छी करनी है, तो रीडिंग के लिए आपको डेली कितना करना है सर, 30 मिनट करना है। मैं कहता हूँ आज के बाद एक ब्रह्मास्त्र में ये समझ लीजिए कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, उसके बाद कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े, ना मेरी भी ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, रीडिंग। क्या? रीडिंग करना शुरू कर दीजिए आज से। डेली कम से कम कितना, 30 मिनट, 40 मिनट या 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे की रीडिंग डेली पर डे किया करिए। आप इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए सर कुछ दिनों के लिए। इंस्टाग्राम पे ठीक है सर्फिंग कर रहे हैं, टेलीग्राम देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, कह रहा हूँ ये सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग करते समय फ़ोन को ऑफ कर दीजिए पूरी तरह, केवल रीड करिए, उसमें कोई भी बाधा ना आए। 30-40 मिनट रीडिंग करना शुरू कर देंगे तो 15 दिन बाद आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होने लगेगी। और जब ऐसे होने लगेगा तो फिर आप एक्लेक्टिक रीडिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्लेक्टिक का मतलब डाइवर्सिफाइड रीडिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। और डाइवर्सिफाइड भी कर दीजिए और धीरे धीरे एक्सटेंसिव भी कर दीजिए। और रीडिंग जितनी अच्छी होने लगेगी, ग्रामर अपने आप धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, वर्ड की समझ में आने लगेगी और वर्ड्स के यूसेज समझ में आने लगेंगे, वोकैब भी धीरे धीरे आपकी अच्छी हो जाएगी। और अगर रीडिंग कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ अगर 30-40 मिनट रीड करेंगे तो कम से कम 20-25 नहीं, मिनिमम 20-25 वर्ड तो समझ में आएंगे। और 20-25 को एक बार पढ़ लीजिए। एक डिक्शनरी उठाइए, डिक्शनरी आपके पास है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, मेरियम वेबस्टर है। एक वर्ड के 3-4 मीनिंग होते हैं, उसको देख लीजिए, लिख लीजिए। कुल मिला के 2 घंटे का प्रोसेस है। आप धीरे धीरे चीज़ें आपकी 1-2 महीने में ऐसी हो जाएंगी, फिर आपको वो टाइम कम लगेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर समय नहीं है तो 20 मिनट रीडिंग करिए और उसमें जो वर्ड आते हैं उसके बारे में 20 मिनट पढ़ लीजिए। 40 मिनट का धीरे धीरे प्रोसेस करते जाइए, 20-25 दिन 15 दिन करिए, उसके बाद चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगेंगी। फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप बता पाओगे कि ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं। ये पेपर में, न्यूज़पेपर में हमेशा मिलता है देखने को। जो डीप नॉलेज, देश टूल्स कॉम्प्लेक्स, ये क्या है सर, ये सब समझ में नहीं आता है। ये जो भी आपकी चैलेंजेस थे ना, वो सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। कब? बस आप क्या करोगे, बस आप रीडिंग स्किल पे ध्यान अगर दिए तो उसके बाद से सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ग्रामर भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, वोकैब भी आने लगेगा और रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतना अच्छा कॉम्प्रिहेंशन होगा, जितना अच्छा कॉम्प्रिहेंशन होगा उतनी अच्छी एनालिसिस होगी, जितना अच्छा एनालिसिस होगा उतना अच्छा सिलेक्शन होगा, जितना अच्छा सिलेक्शन होगा उतना अच्छा क्या आएगा, डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। और हमारा क्या पर्पज है, डिजायर्ड रिजल्ट की। समझ में आ रही बात? सारी समस्या का एक उपाय, रीडिंग पे काम करिए, केवल रीडिंग करिए। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामर की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग 10-5 क्लास लेके समझ लीजिए क्या होता है। वोकैब का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वोकैब में केवल आपको डिक्शनरी कोई उठाइए, गूगल पे अवेलेबल है, जाइए एक वर्ड को टाइप करिए, उसके 2-3 मीनिंग होते हैं, उसको समझिए। जैसे मैंने बोला रेविश, तो रेविश के 2 मीनिंग हैं। जैसे मान लो मैं यहीं पे आपको बोलता हूँ सर एक शब्द होता है बॉन्ड, एक शब्द होता है BORNE, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं बोल दूँ सर ब्रेज, BRAISE, और यहीं पे बोल दूँ BRAZE, इन दोनों में क्या अंतर है? ये आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और ये सब चीज़ें आप करिए, केवल रीडिंग पे काम करिए। रीडिंग करिए, ग्रामर आपको पता है उतना आता है, क्या है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, और नहीं आता है तो कुछ क्लास हम ले लेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्रामर फाउंडेशन 2-3 क्लास 4 क्लास में समझ में आ जाता है। कोई रूल रटने की जरूरत नहीं है कि 70 रूल कर लें, 100 रूल कर लें, 120 रूल कर लें, 150 रूल कर लें, 200 रूल कर लें, 400 रूल कर लें। रूल वगैरह क्या है, रूल तो वो कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता तो रूल रटने की क्या जरूरत है। रूल रटना होता है, आज रटे कल भूल गए, जो रटा है वो कितना दिन याद रखता है, खुद ही सोचिए ना। मुझे तो नहीं याद रहता, आपको अगर याद रहता हो तो फिर आप महान हैं, प्रोडिजी होंगे आप, या फिर आप चाणक्य होंगे तब याद होता होगा। भाई मुझे तो आज रूल रटा कल ही याद हो, कल भूल जाता है। या हो सकता है अभी 1 घंटे बाद कोई पूछे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई याद मुझे नहीं होता है, याद करना भी नहीं है, समझना है। अब इसमें 2 वर्ड के मीनिंग समझ में आ जाए, इसके यूसेज समझ में आ जाए तो रटने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ ईच एवरी के साथ सिंगुलर आता है, प्लूरल आता है, पहले इस ईच एवरी समझ में आ जाए है क्या। ईच नाउन है, ईच एडजेक्टिव है, ईच क्या है ये आ जाए, उसके बाद सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल लगाना है वो तो हम समझ ही लेंगे ना। फिर
कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर मैं अपने बारे में, ये मेरी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के बारे में मैं किडनी कैसे फंक्शन करती है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ये हड्डियां कैसी चलती हैं, मैंडिबल मैक्सिला का काम क्या है, ब्रेन का काम क्या है, आँख का काम क्या है, अगर मैं इसके बारे में जानता हूँ तब मुझे बायो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। फिर तो जो पढ़ना है वो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। कम से कम ये तो पता है ना किडनी फंक्शन कैसे करती है, ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। समझ में आ रही बात? पहले ये तो जान लें बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें जान लेंगे तो फिर ब्रेन में एल्वियोली का काम क्या है या ब्रोंकाइटिस का काम क्या है वो भी हमको समझ में आ जाएगा। ट्रैकिया विंड पाइप समझ में आ जाएगा। एसिडिटी क्यों होता है ये तो समझ में आता ही नहीं है। अब एसिडिटी क्यों होता है ये समझ में नहीं आता है तो फिर पता चलता है एंटासिड मिलेगा कहाँ से। पहले तो कारण समझिए, कारण क्या है, रूट कॉज एनालिसिस को बोला जाता है, रूट कॉज एनालिसिस वो कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन तो खुद ही मिल जाता है। मैथ का प्रॉब्लम सामने आए तो मैथ का सॉल्यूशन मिल जाता है सर। दुनिया में जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आपके पास बहुत कुछ है, और आपके पास सब कुछ है फिर भी कुछ ऐसा है जो नहीं है आपके पास। समझ में आ रही बात? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बस मैं फिर एक बार और कहना चाहता हूँ, ग्रामर आपको बेसिक आता है, बेसिक ग्रामर पे काम करिए। वो रूल भी आपको समझ में आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, रूल भी समझिए, लेकिन रूल को रटिए मत, रूल को केवल समझिए। रीडिंग स्किल पे काम करिए, वोकैब पे काम करिए, और धीरे धीरे 15-20 दिन का डेली का टारगेट बनाइए। नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम पे कनेक्ट होइए, हम टारगेट आपको देंगे, वो डेली का काम करिए, डेली डिस्कशन कर लेंगे, और वो चीज़ें आपको 15-20 दिन बाद बहुत आसान लगने लगेंगी, और इंग्लिश की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, ज़िंदगी की समस्या भी ख़त्म होने लगेंगी। फिर समझ में आई बात? तो ये इंग्लिश अगर समझ में आने लगा या कोई भाषा समझ में आने लगी तो वो ज़िंदगी भी समझ में आने लगती है, क्योंकि ज़िंदगी भी क्या है, हम जिंदगी को समझ नहीं पाते हैं, हम जिंदगी का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो जिंदगी में क्या काम की बात है क्या बेकाम की बात है वो समझ में नहीं आती है। उसके बाद हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर हम स्ट्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो सर इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे रैप अप करता हूँ। आपको काम जो बताया है वो करिए, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। थैंक यू।